हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक गंभीर विषय पे डिस्कशन करने आया हूँ आप लोगों के सामने। हमारा विषय है यूपीएससी और उसके अंदर जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस कर। यूपीएससी एवरी ईयर एक एग्जाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज का। अच्छा, ये सिविल सर्विसेज क्या है? इसके अंदर हमारी जो पोस्ट आती हैं, आपने नाम सुना होगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत सारी पोस्ट है। इन पोस्टों के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के नाम से एग्जाम कंडक्ट करती है एवरी ईयर। आखिर जो सिविल सर्विसेज है, इनका एग्जाम कैसा है? यूपीएससी को कैसे एस्पिरेंट्स चाहिए, कैसे ऑफिसर्स चाहिए कि वो देश को संभाल सके? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी क्या चाहती है, इसकी डिमांड क्या है। ये एग्जाम जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इस एग्जाम को कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े आईआईटियंस इस एग्जाम को नहीं कर पाते और शायद 10th फेल 12th फेल बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता। आखिर इस एग्जाम में ऐसा क्या है कि बड़े बड़े आईआईटियंस जो टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे एग्जाम नहीं होता है और 10वीं 12वीं फेल वाला बच्चा इस एग्जाम को कर जाता है। तो ये यूपीएससी की डिमांड क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आईआईटियंस कम पढ़ने वाले हैं, और लेकिन इसके अंदर यूपीएससी को सबसे पहले हमको समझना है इसकी स्ट्रेटेजी, ये हमसे क्या डिमांड करती है, क्या चाहती है यूपीएससी, किस तरीके का ऑफिसर चाहती है, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यूपीएससी है, इसको गवर्नमेंट ने एक काम दिया है कि आपको ऑफिसर्स चुनने हैं। आपको एक ऐसा ऑफिसर चुनना है जो हमारे लोगों का कल्याण कर सके। कैसा ऑफिसर? लोक कल्याण ऑफिसर। ऐसा ऑफिसर होना चाहिए। अच्छा, लोक कल्याण का मतलब क्या हो गया? लोगों के जीवन स्तर में सुधार। सुधार। लोगों के जीवन में सुधार जो आता है उसको बोलते हैं लोक कल्याण, लोगों का कल्याण। अब जीवन स्तर में सुधार कैसे आएगा? इस सुधार को करने के लिए यूपीएससी क्या करती है? एग्जाम लेती है सिविल सर्विसेज का, और उस एग्जाम में कुछ ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जाते हैं जो लोगों के जीवन में सुधार लाते हैं। अब ये कैसे होता है? मान के चलिए भारत सरकार ने कुछ पॉलिसी दी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा। अब बोल तो दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर कैसे सुधार किया जा सकता है? आज हम देखते हैं कि हमारी कुछ बेटियां हैं, वो बेटों से भी बहुत आगे हैं हर फील्ड में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, कोई भी चीज हो, हमारी जो बेटियां हैं वो आज आगे निकल के आ रही हैं। तो क्या स्कीम थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें हम देखते हैं कि आज जो हमारी बेटियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उसको लागू किसने किया? इन ऑफिसर्स। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, उन पॉलिसीज को जमीनी स्तर पर काम में लाना है। तो ये आईएएस जो, और ये आपकी जो पुलिस सेवा है आईपीएस। तो अब हमारे पास जैसे अभी लास्ट में कोविड आया था,
तो सभी लोगों ने, यहां तक कि अदर्स जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये कह दिया था कि भारत इस कोविड से नहीं उभर पाएगा, क्योंकि भारत के पास एक व्यवस्थित प्रशासन नहीं है। तो कोविड के अंदर हमारे जो ये वॉरियर्स हैं, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको एक टारगेट दे दिया कि इतने दिन में 20 करोड़ टीके लगाने हैं। अब उस टारगेट को पूरा कौन करेगा? ये आईएएस, इसकी जिम्मेदारी है कि आपको ये काम करना है। अब इसको सोचना है, दिमाग लगाना है कि इतने कम टाइम में मैं किस तरीके से इतने टीके लगवा सकता हूं। तो ये क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा लास्ट कि इन्होंने क्या किए, सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज है जिनमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसको बंद किया। उन्होंने कहा कि पहले ऑक्सीजन पेशेंट्स के लिए जरूरी है। कहीं भी जो हमारे स्टेडियम थे बड़े बड़े, उनको खाली किया, वहां भी क्या कर दिया, बेड लगवा दिए। तो ये सब प्लानिंग इनको करनी होती है। आपने देखा है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कैसी कैसी जगहों पे गए हैं, कहीं पहाड़ों पे, कहीं उनको पार करते हुए सभी लोगों को इन्होंने टीके लगवाए हैं। तो एक ऑफिसर जो होता है वो क्या होता है बेटा, उसको बहुत ही तार्किक ढंग से डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सके। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? आईएएस ऑफिसर की होती है। किसी वृद्ध को पेंशन मिल रही है, कोई वृद्ध है उसको पेंशन मिल रही है, गवर्नमेंट ने दे दिया कि हमारे पास इतना फंड है, इस पेंशन को आपको देना है सभी को। अब क्या है कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो मान के चलिए गवर्नमेंट ने इस आईएएस ऑफिसर को बोला कि हमारे पास 100 लोगों की पेंशन है, आपको इसको बंटवाना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। और लाइन में खड़े हैं 200 लोग। अब इसके पास फंड है सिर्फ 100 का और खड़े हैं 200। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो अब इस 100 को कैसे डिवाइड करना है? नहीं हो पाएगा 200 में, क्योंकि सिर्फ इसके पास फंड सिर्फ 100 का है। तो जो 100 बचेंगे वो क्या कहेंगे? वो इसको उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे। क्यों? क्योंकि इनको नहीं मिला है। कुछ फ्रॉड भी है, अगर उनका पता करना जाए तो इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम है कि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन में बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये लोग इसको उल्टा सीधा भी बोलते हैं। कैसा ऑफिसर है, अपनी जात वाले को दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसके धर्म के ऊपर भी गालियां इसको सुनने को मिलती हैं, इसके काम के ऊपर भी गालियां सुनने को मिलती है। तो लेकिन इसको ऐसी परिस्थिति में भी अपने विवेक का प्रयोग करना है और डिसीजन लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ भी नहीं जा सकता। तो लोगों को समझना है, उनका कल्याण करना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है और गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है। तो ये ऑफिसर्स जो होते हैं इनको ऐसा तैयार किया जाता है। हमारे पास कोई महिला है बेटा, और मैं एग्जांपल देता हूं, उसको एक अच्छी प्रसव व्यवस्था मिलती है। किसकी वजह से मिलती है? ऑफिसर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक महिला को क्या चाहिए, जीवन स्तर में देखो कैसे सुधार आ सकता है कि एक वृद्ध है उसको क्या चाहिए, पेंशन चाहिए। प्रेग्नेंट कोई महिला है उसको क्या चाहिए, प्रसव व्यवस्था चाहिए। तो एक मरीज है उसको क्या चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। तो इन सबको सुधार क्या करता है, कौन करता है? आईएएस ऑफिसर करता है अपने एक जिले के अंदर। तो ये जो जॉब है बेटा आईएएस ऑफिसर की, ये क्या है, बहुत ही ऐसी जॉब है जो जिसमें क्या बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धैर्य रख के डिसीजन लेना होता है। फिर आपको बहुत सोच समझकर आपको किसी भी काम का डिसीजन लेना होता है। और मान के चलिए कोई ऑफिसर है, इस पे वैसे भी बेटा बहुत दबाव होते हैं। कैसे दबाव होते हैं कि इस पर कोई पॉलिटिशियन आके कहता है कि हमारा ये काम कराओ वरना हम आपका ट्रांसफर करा देते हैं। गवर्नमेंट से जो फंड आया उसका कुछ हिस्सा हमको दो क्योंकि हमारे इलेक्शन में लग चुके हैं। तो ये क्या करें, इधर इसको अपने
गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं जाना है, और अगर फंड नहीं देता है तो इसका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह करा दे, कहीं जंगल में डाल दे। तो अब इसको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो बहुत ही सोच समझकर इसको फैसला लेना होता है और लोगों के हित में इसको फैसला लेना होता है। इसी वजह से जो इसका सिलेबस है, आईएएस या सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, उसके अंदर क्या होता है कि आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आपको इतिहास भी पता होना चाहिए, आप जियोग्राफी भी पढ़ते हो, आपको भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, आप एथिक्स भी पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, गवर्नेंस पढ़ते हो, स्कीम्स के बारे में पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ किस तरीके के रिलेशन है, टेक्नोलॉजी का आपका ज्ञान होना चाहिए, एनवायरमेंट का आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये सारा सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, यूपीएससी जो कमीशन है उसने, कि जो आईएएस ऑफिसर बनेगा उनको इन सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब आप देखते हो कि साइंस का बच्चा है, उसको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। आर्ट्स का बच्चा है, उसको टेक्नोलॉजी पढ़नी है, एनवायरमेंट पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। तो ये क्या है, जो यूपीएससी है ये क्या डिमांड कर रही है, ये डिमांड कर रही है कि हमें ऑफिसर्स चाहिए जो हमारे लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सके। इन्होंने सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से और ढंग से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम भी दो तरीके से, एक आपका पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। मेंस में आपको लिखना होता है कि आपने कैसे समझा, आप कैसे उस चीज को लिख पा रहे हो। तो ये यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे आईआईटियन क्या होते हैं बेटा, जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम भी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया के अंदर। तो इसको क्वालिफाई जो करता है, इसके लिए तो आपको क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यूपीएससी में एक ऑफिसर बनने के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, उसको पढ़ के आपने कोई टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यूपीएससी का पढ़ना है तो आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने भूगोल के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, हमारा रिलेशन कैसा है दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारी स्कीम्स क्या है, हमारा पॉलिटी क्या है, किस तरीके से हम व्यवस्थित राज्य बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हो। नेक्स्ट, अब हम आगे चलेंगे, इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें कौन से एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बेटा आप इसके हम क्या एग्जाम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो आपका 3 फेजेस के अंदर होता है। फर्स्ट होता है आपका प्रीलिम्स, जिसको प्री बोलते हैं, मेंस मुख्य परीक्षा, और एक होता है बेटा आपका इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीजें, जो अभी नए एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चीज को समझेंगे। तो जो यूपीएससी होती है वो अपनी जो परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, उसके लिए उसने 3 फेजेस तैयार किए हैं। पहले बच्चे का प्री लेंगे, फिर बच्चे का मेंस लेंगे। प्री में आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव करना है, रिटन करना है, लिखना है,
और इंटरव्यू में आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। तो ये सारी चीजें यूपीएससी चाहता है एक ऑफिसर से। तो प्री के अंदर क्या है, प्री के अंदर हमारे दो एग्जाम है, एक जीएस और दूसरा सी सेट। प्री का जो पैटर्न है उसके अंदर आपको दो एग्जाम देने होते हैं, एक जीएस का और एक सी सेट का। सी सेट मीन्स सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस में क्योंकि ये प्री है, ये टोटल आपका एमसीक्यू होता है, आपको एमआर सीट पे फिल करना है। जीएस के अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी ये सारी चीजें स्टडी करनी है। और सी सेट के अंदर आपको कंप्रीहेंशन, आपको रीजनिंग, आपको मैथमेटिक्स, आपको ये सारी चीजें सी सेट के अंदर आपको आनी चाहिए। अब सोचिए आर्ट्स वाला बच्चा जिसने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, एप्टीट्यूड आता ही नहीं है, वो इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करे? साइंस वाला बच्चा जिसने जीएस पढ़ा ही नहीं, जिसको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी की नॉलेज है, वो इसको कैसे क्वालिफाई करेगा? तो यूपीएससी यही तो चाहती है। ये इसको मतलब नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज ली, कौन से यूनिवर्सिटी से किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, किस विषय में किया, कोई मतलब नहीं है। इसने सिर्फ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है कि आपको सिर्फ, अगर आप 12th ग्रेजुएशन की हुई है, आपने चाहे वो 35% से कर रखी है, चाहे वो आपने 90% से कर रखी है, कोई मैटर नहीं है, कि सिर्फ आपको इतना होना चाहिए कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जीएस एक एग्जाम हो गया, इसका पेपर फर्स्ट प्री के अंदर, एक सी सेट होता है पेपर सेकंड प्री के अंदर। जीएस के अंदर अभी मैंने बताया था वही सारी चीजें, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, गवर्नेंस है, इंटरनेट रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप होता है। सी सेट के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, ये सारी चीजें आती है। अच्छा, ये कितने नंबर का होता है? जीएस का जो एग्जाम है ये 200 मार्क्स का होता है, सी सेट का भी आपका 200 मार्क्स का, दोनों के मार्क्स 200 है। जीएस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 पूछे जाते हैं, 100 पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होते हैं, जिस वजह से ये आपका जो एग्जाम है वो कितना हो, 200 मार्क्स का है। सी सेट के अंदर आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, जिस वजह से ये आपका 200 मार्क्स। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्री के अंदर जो एमसीक्यू है इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग 1/3। 1/3 क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है इंडिया का, तो नेगेटिव मार्किंग तो रखनी जरूरी है, वरना बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको प्री के अंदर देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि जीएस के अंदर अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके 0.66 मार्क्स जो करेक्ट है उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। और सी सेट के अंदर अगर आपने एक क्वेश्चन 80 में से गलत कर दिया तो आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन की वेटेज यहां पर कितनी है, 2.5 अंक। तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्री है, आपको एक डाटा मैं बता देता हूं, 98.6% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्री को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों का फोकस सीधा किस पे होता है, मेंस पे। सोचते हैं 1 महीने 2 महीने तैयारी करेंगे, प्री की हमारा तो उसी में निकल जाएगा। लेकिन आप देखिए 98.6% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यही क्वालिफाई नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण है कि इस एग्जाम को भी बिल्कुल आपको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टडी करनी है जैसे आप मेंस पर फोकस करते हो, उतना ही आपको टाइम देना है। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, सी सेट के लिए भी यूपीएससी ये कहती है कि इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपको नहीं है कि आपने 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है।
मींस आपको क्वालिफाई के लिए 33% का इन्होंने रेशियो रखा है कि आपको सिर्फ इस एग्जाम में 33% मार्क्स लेके आने हैं। मींस आपको 66 या 67 मार्क्स आपको एग्जाम में के आने और लगभग 27 से 28 आपको क्वेश्चंस को सही करना है 80 में से, जो बिल्कुल आपके करेक्ट है। तो अगर आप इतना कर पाते हो, 33% आप मार्क्स लेके आते हो, तो आप इस सीसेट में क्वालिफाई हो जाते हो। सीसेट में जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तभी आपका जीएस का जो पेपर है उसके मार्क्स कॉपी उसकी चेक होती है। ध्यान रखना, अगर आप यही क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप चाहे इसमें कितना ही नंबर लेके आओ, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। सीसेट फिर बताता हूं एक बार, सीसेट जो है इसके अंदर 200 मार्क्स का वेटेज होती है पेपर की, 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का पूछा जाता है और इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और सिर्फ 33% मार्क्स इसके अंदर आपको लेके आने, लगभग 67 मार्क्स। और 67 मार्क्स के लिए आपको लगभग 27 से 28 क्वेश्चंस आपको सही अटेम्प्ट करने हैं, गलत नहीं करना है। ध्यान रखना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां गलत किया तो आपका 0.83 मार्क्स कट जाएगा। जब आप ये सीसेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जीएस का जो आपने पेपर दिया है उसकी कॉपी आपकी चेक की जाती है। जीएस जो है ये भी 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इस जीएस का जो एग्जाम है, इस एग्जाम के ऊपर आपकी प्री की कट ऑफ तैयार की जाती है। लास्ट ईयर अगर मैं 2023 का डिस्कशन करता हूं तो जो जीएस है ये लगभग 75.41 मार्क्स पे इसकी कट ऑफ गई थी। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मींस 200 में से ये कट ऑफ लास्ट गई थी 2023 के अंदर। इसका कट ऑफ में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। सीसेट कट ऑफ जाती है जीएस पर, 200 में से आपको एक अगर सेफ स्कोर रखना है तो आपको लगभग 100 से 110 आपको इतना सोच के चलना है कि आपको इतने मार्क्स इसमें स्कोर करने ही करने हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस तरीके का एग्जाम है, कितने बच्चे बैठे हैं। तो क्यों कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, हमारे पास मान के चलिए बेटा यूपीएससी ने रिलीज कर दी 1000 पोस्ट पे उसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया। अब ये क्या करते हैं, लाखों बच्चे हर साल एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, लेकिन ये क्या इसका एक पैटर्न बनाया हुआ है कि जो प्री क्वालिफाई करेगा वो लगभग 1000 का 11 से 12 गुना बच्चों को, इसका मतलब 11,000 या 12,000 बच्चे ऐसे होंगे जो प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इन 11-12 हजार बच्चों में जिन बच्चों की आपको कट ऑफ निकालनी है तो उसका ध्यान रखना है कि अगर ये बच्चे 12,000 बच्चे अगर आपके 95 से ऊपर लेके आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ 95 से ऊपर ही जानी है। तो एवरेज में स्कोर की बात करूं तो आपको 100 और 110 के आसपास लेके आना है, तो आपका स्कोर जो होगा वो सेफ स्कोर माना जाएगा और आप प्री क्वालिफाई करके कहां पहुंच जाओगे, मेंस के अंदर पहुंच जाते। तो आई थिंक प्री आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। सीसेट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन सीसेट आपको क्वालिफाई करना जरूर है, चाहे आप इसमें कितने अच्छे नंबर लेके आओ, अगर सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपकी ये कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी, आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहले इसको जरूर आपको क्वालिफाई करना है, 33% नंबर इसके अंदर लेके ही आने हैं, तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी। और इस कॉपी को चेक करने पर आपको ध्यान रखना है 200 में से लगभग 100 और 110 आपको मार्क्स लेके ही आने हैं। तो आप जब इतना कर पाते हो तो आपको भेजा जाता है मेंस की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, मेंस। मेंस की जो परीक्षा है, अब आपका क्या है, एमसीक्यूज नहीं है, अब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलना है।
आपको आंसर रिटर्न करना है। मेंस की परीक्षा में कौन कौन से आपको एग्जाम आपको फेस करने में, उनको नोट कर देता हूं। इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, एससी, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल, और ऑप्शनल आपका 2 ऑप्शनल के पेपर लिए जाते हैं। ऑप्शनल के पेपर भी आपके 2 लिए जाते हैं, ना कि 1 लिया जाता है। वैसे विषय आपका एक ही होता है, लेकिन उसके एग्जाम 2 लिए जाते हैं। अच्छा, ये एग्जाम हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके एग्जाम्स मेंस में आपको देने होते हैं। मेंस का ये आपका टोटल आपका एग्जाम है। इंडियन लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, हिंदी आप ले सकते हो, मलयालम आप ले सकते हो, उर्दू आप ले सकते हो, बंगाली आप ले सकते हो। ये आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लेते हो। इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, इंग्लिश का आपको एग्जाम देना ही देना है। ये दोनों जो एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव, इन दोनों एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके 300 नंबर का ये लैंग्वेज का पेपर होता है, दोनों इंग्लिश और कोई भी दूसरी लैंग्वेज, जिसमें आपके 300 मार्क्स का, दोनों 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और टाइम इसके अंदर आपको 3 आवर का आपको टाइम दिया जाता है। वैसे तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर भी इसके अंदर क्या यूपीएससी ने एक और रिलैक्सेशन दे रखा है कि इन दोनों एग्जाम्स की जो वेटेज है ये आपकी काउंट नहीं की जाएगी आपके फाइनल स्कोरिंग में। आपको सिर्फ इन दोनों एग्जाम्स में 25% मार्क्स लेके आने हैं और आप आगे के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। 25 मींस आपको लगभग 75 मार्क्स आपको लेके आने। 300 में से 75 बच्चे आराम से स्कोर कर लेता है, तो आप इन दोनों पेपर्स में क्वालिफाई हो जाते हो, सिर्फ आपको 25% मार्क्स लेके आने। ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज को जांच करने के लिए एक एग्जाम रखा हुआ था कि आप किस तरीके से अपनी भाषा को जानते हो। तो इसमें बच्चा आराम से 75% तक पहुंच जाता है, 75 मार्क्स ले आता है, जिससे वो आगे के लिए क्वालिफाई हो जाता है। आगे हमारे एग्जाम चलते हैं एसे राइटिंग। एसे राइटिंग के अंदर आपका पेपर कैसा होता है आपको ये समझना है। इसके अंदर 2 पार्ट्स में पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस पार्ट 1 के अंदर आपको 4 टॉपिक दिए होते हैं, 4 क्वेश्चन दिए होंगे अलग अलग विषय पे, जिस पे आपको ऐसे नोट करना है। पार्ट 2 के अंदर भी आपको 4 दिए होंगे अलग अलग टॉपिक, जिनके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ध्यान रखना है कि जो भी आप भाषा चुने उसी भाषा में आपको ऐसे लिखना है। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश आप सिलेक्ट करते हो मेंस के लिए तो आपको इंग्लिश में लिखना है। अब 4 जो आपके ऐसे दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक आपको इस पार्ट के लिए करना है। 4 में से सिर्फ आपको एक आना चाहिए और आप एक उस विषय के ऊपर ऐसे नोट करोगे। एक मींस ये आपका जो एग्जाम होता है टोटल 250 मार्क्स का होता है, तो एक जो पार्ट है इसकी वेटेज हो जाती है आपकी 125। सेम पार्ट सेकंड में से भी आपके 4 ऑप्शन है, किसी भी एक विषय के ऊपर आपको ऐसे करना है, तो ये इसकी भी जो वेटेज है वो कितनी है 125 मार्क्स का। ये आपको ऐसे नोट करना है इस पार्ट में से, और 125 मार्क्स का इस पार्ट सेकंड में से आपको एक ऐसे नोट करना है। टोटल आपका होगा 250 मार्क्स। इसका जो टाइम है वो भी कितना आपका 3 आवर रहता है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। लेकिन
आपको वर्ड लिमिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे के अंदर जो वर्ड लिमिट है वो आपकी कितनी है, 1000 से 1200, 1000 से 1200 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है। तो आप बहुत अच्छे से जब प्रैक्टिस करते हो आंसर राइटिंग की तो आप इसको इजीली कर पाते हो। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो ये इतना आसान एग्जाम नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के हो जाता है। तो बार बार जब आप लिखोगे, बार बार आप लिखोगे तो आपको अभ्यास होगा और आप आराम से उसको लिख पाते। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं बेटा जीएस के बारे में। तो ये एग्जाम हो गया आपका ऐसे का, मैं यहां इधर नोट कर देता हूं, 253 आवर। नेक्स्ट आपका जीएस फर्स्ट का जो एग्जाम होगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और क्या पढ़ना है इसके अंदर, सोसाइटी, जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। ये जीएस 1 का पेपर आपका होता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको इतिहास के बारे में, आपके कल्चर के बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो पैटर्न रखा है ये जीएस 1 का आपका एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर ये भी आपका होता है 250 मार्क्स का और इसके अंदर जो टाइम है सेम आपका 3 आवर। 250 मार्क्स का 250 नंबर का ये पेपर होगा। 3 घंटे में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। इस पेपर का जो पैटर्न है, इस पेपर के अंदर आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 100 और 150 तो टोटल हो गया आपका 250। इस तरीके से आपको 10-10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना। अच्छा, अब जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको कितने वर्ड्स में लिखना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको कितने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स लिमिट बहुत जरूरी है। 10 मार्क्स का आपको 150 वर्ड्स में और 15 मार्क्स का आपका 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। आपको कम से कम इतने वर्ड्स में आंसर आप देते हो तो आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आते हो। लेकिन इतने वर्ड्स लिखना और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेटा बहुत आसान नहीं है। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी है तभी आप इसको लिख पाओगे। तो आपका आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, लिखने की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए तो आप इसको क्वालिफाई कर पाते। सेम जीएस 2 सेकंड के अंदर, इसके अंदर हमको किसके बारे में पढ़ना, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपको जो सिलेबस है ये आपको करना है जीएस 2 के अंदर। सेम इसका पैटर्न है, ये आपका 250 नंबर का है। इसकी जो टाइमिंग है सेम आपकी 3 आवर का है। एग्जाम का पैटर्न आपका बिल्कुल जीएस 1 का है, सेम ऐसा ही रहना। 10 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के, 15 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के, तो 250 मार्क्स का टोटल रहेगा। वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है, 150 फॉर 10 मार्क्स, 250 फॉर 15 मार्क्स। अब आते हैं हम जीएस थर्ड जो जीएस है आपका जनरल स्टडीज, उसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या चीजें आपसे पूछी जाती है। इसके अंदर आएगा आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद आपका आ गया एनवायरमेंट, आपका आ गया टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको किसके अंदर पढ़नी है, जीएस 3 के अंदर। ये सारी आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए
और इनमें से ही आपका जो जीएस थर्ड है वो एग्जाम आता है, और ये भी आपका जो पूछा जाता है 250 मार्क्स, और टाइमिंग सेम इसके अंदर भी आपको 3 आवर मिलती है, और पेपर का पैटर्न बिल्कुल आपका सेम रहता है। जीएस फोर्थ, जो इसका फोर्थ एग्जाम होता है जीएस का, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इथिक्स। एक आईएएस ऑफिसर के लिए इथिकल वैल्यूज भी उसको पता होनी चाहिए क्या होती है। उसके बाद इंटीग्रिटी, और नेक्स्ट आपका आता है एप्टीट्यूड। ये आपको आना चाहिए, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसमें से आपका एग्जाम तैयार होता है जीएस फोर्थ, और ये एग्जाम होता है आपका 250 मार्क्स का, सेम टाइमिंग रहेगी आपकी 3 आवर। ये आपके जीएस के पेपर्स होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। तो आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे जो आपके सिलेबस है, ये सारे जो आपके विषय हैं, ये आपको बिल्कुल आने चाहिए। इनमें से आपका एग्जाम पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि बच्चे का कौन सा विषय बहुत अच्छा है। इसके एग्जाम में भी ये आपका 250 मार्क्स का होता है। पहले तो 2 विषय पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि चेंज हो गया है, एक ही विषय के 2 पेपर लिए जाएंगे, जो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको 2 पेपर फेस करने हैं। तो ये पेपर 1 250 और पेपर 2 ये भी आपका 250 का होगा। तो जो ऑप्शनल है ये आपका 500 मार्क्स का है। तो ऑप्शनल को बहुत सोच समझ के आपको, जिसके विषय में आपको बहुत अच्छे से गहन नॉलेज है, उसी विषय को आपको एज ए ऑप्शनल लेना है। अच्छा, 2018 के बाद एक बच्चों के माइंड में एक बहुत क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैंने तो 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, और हिस्ट्री वगैरह तो मैं हिंदी में जानता हूँ, तो मैं कौन सा विषय लूं? अगर मैं इंग्लिश लेता हूं तो मैं साइंस को बहुत अच्छे से कर पाता हूं, लेकिन ये पेपर्स रह जाते हैं। अगर मैं हिंदी लेता हूं तो मैं जीएस को बहुत अच्छे से कर पाता हूं, ऑप्शनल रह जाता है। तो यूपीएससी ने क्या किया है अभी 2018 के बाद से, कि आप ऑप्शनल के लिए, अगर आपका विषय हिंदी माध्यम है तो ये पेपर्स आपको हिंदी मीडियम में देने हैं, और ऑप्शनल आप इंग्लिश में दे सकते हो। ये भी आपको रिलैक्सेशन मिल चुका है। अगर आपका विषय इंग्लिश मीडियम है तो आप ये विषय इंग्लिश में दे सकते हो, और इसको भी आप इंग्लिश में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल के लिए आपके पास ये नहीं है कि कंपलसरी आपने जिस विषय को चुना है उसी विषय में आपको ऑप्शनल देना है। ऑप्शनल आपकी चॉइस है, जिस विषय में आपने पढ़ा है उस विषय में आपको ऑप्शनल देना है। तो अब देखेंगे हम टोटल मार्क्स की। तो अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो ये तो हमारे हो गए सिर्फ क्वालिफाइंग, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो फाइनल जो मेरिट कट ऑफ बनती है उसके अंदर यहां से आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। अब देखिए जीएससी आपकी 1 2 3 4 पेपर हो गए, और प्रत्येक पेपर आपका 250 मार्क्स का है। तो जीएससी आपकी कितने की हो जाती है, 1000 मार्क्स की। देखिए जो जीएस है ये आपके हो गई 1000 4 पेपर है इसके अंदर, प्रत्येक 250 का है। एसए राइटिंग ये आपका हो गया 250, और ऑप्शनल ये आपका हो गया 2 पेपर है 250 के, तो 500 का। तो टोटल जो है मेरिट में काउंट किए जाएंगे वो आपके कितने हो गए, 1750। 1750 नंबर का जो मेंस का पेपर होता है ये होता है। ये जो पेपर्स है ये इसके अंदर जीएस के आपके 4 पेपर हो गए, इससे एक हो गया, ऑप्शनल के 2 हो गए, तो टोटल इनकी जो मार्किंग है वो कितनी हो गई, 1750 नंबर की हो गई। अब ये 1750 मार्क्स में से जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, अगर मैं 2023 की बात करता हूं बेटा, तो यहां पर बच्चा अगर 741 भी लेके आया था,
741 मार्क्स भी अगर बच्चा लेके आया था, जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं, इसमें से 1750 में से, तो वो क्वालिफाई हो गया। ध्यान रखना, पैटर्न मैंने बताया था, प्री में हमेशा कितने गुना बच्चे लिए जाते हैं, 11 से 12 गुना बच्चे लिए जाते हैं जो प्री क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो अगर 1000 वैकेंसीज है तो इसका डबल मेंस आपको 2000 बच्चे ऐसे लिए जाएंगे जो मेंस को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद इनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा। तो जो हमारा मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो ये गई थी, अगर बच्चा इससे ऊपर मार्क्स लेके आया था तो वो क्वालिफाई हो गया था, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं। तो आपको लगभग यहां पर अपना सेफ स्कोर चाहिए, तो आप लगभग सोच के चलिए आपको 900 मार्क्स का आपको प्रैक्टिस करनी है। इतने मार्क्स आप लेके आते हो तो आप बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाते हो। कितना? 1750। इतने में से आपको कम से कम 900 मार्क्स आपको लेके आने हैं, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप आगे के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। अब हमारे पास जो स्टूडेंट रह गए, अगर मैं एग्जांपल से बात करता हूं तो वो कितने रह गए? 2000। 1000 पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं। तो अब 2000 बच्चे हमारे जो है जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। अब इन बच्चों को भेजना है कहां? इंटरव्यू के लिए। तो थर्ड इसका जो फेज होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का भी एक बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी के अंदर। अब डबल बच्चे, जितनी वैकेंसीज है उसका डबल बच्चे भेजे जाते हैं कहां? इंटरव्यू पर। अब जो यूपीएससी है इनका क्या करती है, फाइनल स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो इंटरव्यू कंडक्ट करती है। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो लगभग आपकी 20 से 45 मिनट्स तक होती है, और जो इसकी वेटेज है वो है 275। 275 नंबर आपको इंटरव्यू के होते हैं, जिसमें से आप डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। सामने जो बैठे हुए हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको किस तरीके से जज करते हैं, आप उनके क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर दे पाते हो, तो वो डिपेंड करता है कि उस पे वो इसमें से आपको कितने मार्क्स आपको अलॉट करते हैं। लगभग 20 से 45 मिनट तक का आपका इंटरव्यू का कन्वर्सेशन होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप आंसर देते हो। तो फाइनल जो टोटल ग्रांड टोटल होता है वो किस में से बनेगा? 1750 हो गया बेटा आपका मेंस का। प्री के आपके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, सिर्फ प्री आपका क्या है? प्रारंभिक परीक्षा है जिसको क्वालिफाई आप करते हो मेंस में पहुंचने के लिए। तो मेंस के ये नंबर हो गए, प्लस ये आपका हो गया क्या? इंटरव्यू। इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, तो टोटल जो आपका होता है ये होता है 2025 नंबर की आपका मेंस और इंटरव्यू मिला के होता है, जिसमें से बच्चा लगभग जो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2023 के बारे में, तो लगभग ये 950 के आसपास अगर बच्चा लेके आता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है। तो अगर आपको पोस्ट चाहिए होती, क्योंकि सब बच्चों का ड्रीम होता है, चाहते हैं कि मेरे को आईएएस का पद चाहिए, मोस्टली कुछ होते हैं रेयरली जो किसी और को प्रेफरेंस देते हैं, मोस्टली आईएएस के लिए करते हैं। तो इसके लिए क्या होती है, कट ऑफ जो मार्क्स है वो टॉप 100 के अंदर आपके होने चाहिए। कैंडिडेट्स अगर टॉप 100 के अंदर है, मतलब 1 से 100 तक रैंक है, तो आपको आसानी से आईएएस का पद मिल जाता है। उसके बाद आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, आईएफएस होता है, बहुत सारी पोस्टेज होती है। तो उस हिसाब से जिसके मार्क्स जितने कम होते जाते हैं उनको उसी हिसाब से पोस्ट दी जाती है। अब यहां पर पहुंचने के लिए आपका ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा जो यूपीएससी का पैटर्न है, इसके अंदर आपका जो खेल है वो 45 से लगभग 55 या 53 तक समझ लीजिए, इतने परसेंट अगर आप स्कोर करते हो फाइनल मेरिट के अंदर,
तो आप अगर इतने परसेंट तक पहुंच जाते हो 53, 54 तक, तो आपको आसानी से आईएएस का पद मिल जाता है। और 45 से अगर आप 46, 47, 48 पे पहुंचते हो तो आपको आईएएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई बहुत अच्छा आपको पद मिल जाएगा। तो आपको इस पे फोकस करना है। यहां पहुंचने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी आंसर राइटिंग, आपको अपनी वर्ड्स लिमिट, किस तरीके से आंसर लिखना है, कितना लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है और कितने टाइम में लिखना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप यहां तक पहुंच पाते। इस सब के लिए हमने आप यूपीएससी की कोचिंग स्टार्ट की है उद्गम कैरियर प्लेटफॉर्म पे। जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाती है, किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, किस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको बेस्ट बुक्स आपको दी जाती है, ताकि एक बच्चे को एक अच्छा कंटेंट मिल सके, अच्छा टीचर्स आपको मिल सके। क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत लाखों बच्चों में बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर पहुंच पाते हो। तो आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग आई थिंक सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दी है कि यूपीएससी चाहता क्या है, यूपीएससी के अंदर पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या नंबर, कितने वेटेज आपको किसको देनी है, तो वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो आ सकता है, हमसे पूछ सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है, और हमारा यूट्यूब चैनल है उद्गम कैरियर, उस पर कमेंट कर सकता है। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप उद्गम कैरियर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आइए, जहां पे आपको यूपीएससी की सारी डिटेल्स नॉलेज दी जाती है। आपको बहुत अच्छे से एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है और आप एक बहुत अच्छे कैरियर के लिए आप तैयारी कर सकते हो। ये आपका जो अभी हमने ब्रांच ओपन की है वो आपकी हरियाणा पलवल के अंदर है, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो ये सारी चीज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है।